नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं आज आज का पेपर कक्षा 10वीं का हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2024 का, जो कि विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। पूरा एक तरफा क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है सिनेप्स, जिसको क्या कहते हैं, खाली स्थान में कहते हैं हम। कोशिका तंत्रिका तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थान होता है उसको क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे समीकरण दिया है, यहाँ पे एल्यूमिनियम आयरन को विस्थापित कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, इसमें क्वेश्चन में था, तो यहाँ पे ऑप्शन में है विस्थापन अभिक्रिया, जो कि राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे तीसरा नंबर का, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है एंटी एसिड, जो कि सी नंबर का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो इसमें कौन सी विधि उपयुक्त है, जिंक की परत चढ़ाकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पाँचवा, ब्यूटेनॉन चतुर्थ कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। तो किसका प्रकार्यात्मक समूह है, कीटोन का, जो कि राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, तो किसमें होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला है, इसमें हो गया, इसमें क्वेश्चन नंबर पाँचवा था, छठवा, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, किसमें होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ये इंग्लिश वाला इंग्लिश में देख लेना। अगला क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा, रिक्त स्थान भरिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसमें लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान खाली स्थान जाता है, तो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा, हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर खालिस्तान समस्या है, तो खालिस्तान में आ जाएगा पर्यावरणीय समस्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग खालिस्तान होती है। तो इसमें हमेशा आता है ये वाला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर पाँचवा में, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, तो खालिस्तान में क्या आ जाएगा, नीला प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर छठवा, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक खालिस्तान होता है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर अगले में, इसमें इंग्लिश वाला इंग्लिश में देख लेना। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर का, तीसरा में सत्य और असत्य लिखिए। तो इसमें आपको टिक करना था और लिखना था यहाँ पे कि सत्य है कि असत्य है। तो पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, उष्मा छिपी रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है, जो कि इसमें सत्य है, जो कि उष्मा का अवशोषण होता है उष्मा छिपी रासायनिक अभिक्रिया में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक दूसरा है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा गलत, जो कि प्रतिच्छेद नहीं करती है, कभी प्रतिच्छेद नहीं करती थी। प्रतिच्छेद करेंगी तो एक ही रेखा पर क्या हो जाएंगे, दो बल रेखाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है। तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा असत्य। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशामक के लिए किया जाता है, जो कि सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं अजैव निम्नकर्णी कहलाते हैं, जो कि असत्य है। ये क्या कहलाते हैं, जैव निम्नकर्णी कहलाते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है अजैव निम्नकर्णी, जो कि असत्य है। अगला क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर पाँचवा में, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल होता है, जो कि सत्य है। अगला क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर छठवा, हाइड्रा के हाइड्रा के कई टुकड़ों में काट दिया जाए तथा प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है, इसे पुनरुद्भवन कहते हैं, जो कि सत्य है। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा सत्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी में क्वेश्चन नंबर देखते हैं, सही जोड़ी मिलाइए। क्वेश्चन नंबर चौथा, जोड़ी मिलाइए। तो इसमें एक आ कलम दिया है, एक बा कलम, आ वाले को बा से मिलाना है, जो कि इधर ऑप्शन में भी दिया था। इसमें बहुत आसान क्वेश्चन थे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया था, इसमें पहला में लिंग गुणसूत्र युग्म है, जो कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एक्स वाई। अगला क्वेश्चन इसमें दिया था इंसुलिन, इंसुलिन का सही आंसर हो जाएंगे यहाँ पे रक्त में शर्करा का नियमन। अगला क्वेश्चन देखते हैं संगमरमर, इसमें आ जाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं सिरका, सिरका में हो जाएंगे इसमें एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर एफ। और अगला दिया है क्वेश्चन नंबर पाँचवा में ब्रोमीन, ब्रोमीन हो जाएगा द्रव आधातु है, जो कि ब्रोमीन आधातु है, जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है छठवां नंबर का बेंजीन, बेंजीन का सूत्र सही हो जाएंगे यहाँ पे C6H6। इस तरीके से पूरे के आंसर हो जाएंगे। सभी सेटों का एक ही आंसर है, बस आगे पीछे क्वेश्चन दिए रहेंगे, पहला वाला लास्ट में दिया रहेगा और दूसरा वाला तीसरे में दे देंगे, लेकिन आगे पीछे और सेम टू सेम इसके आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पाँचवा, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे पहले नंबर का MRI का पूरा नाम लिखिए। तो इसमें MIR का इसमें एक विद्युत चुम्बकीय
तथा उस विद्युत धारा तथा विद्युत चुम्बकीय तरंग, इसमें से ए वाले चैप्टर में से क्वेश्चन है। इसमें मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग, इसका राइट आंसर हो जाता है मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें दूसरा नंबर का, रक्तदाब किसे कहते हैं। नए नए क्वेश्चन डाले, इस टाइप के क्वेश्चन पहले कभी नहीं पूछा गया था, इस बार क्वेश्चन कुछ अलग बदल के दिए हैं जो कि कठिन भी थे। रक्तदाब किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाता है उस बल का माप है जिसका उपयोग हृदय पूरे शरीर में रक्त को पंप करने के लिए करता है। इसका राइट आंसर इस तरीके से होता है, जो कि पूरे शरीर में रक्त को पंप करने के लिए करता है, रक्तदाब कहलाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर तीसरा में दिया है, पादपों के तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन का नाम लिखिए, जो कि इसका राइट आंसर हो जाता है ऑक्सिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा, वंशागति के मुख्य नियम किसने प्रस्तुत किए थे, मेंडल ने। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पे, पांचवें नंबर का, खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है। ये क्वेश्चन आता है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट में दे दिया है, तुम्हारे एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए दिया है। यहाँ पे उत्तर में लिखना था, प्रकीर्णन के कारण जो कि दूर से आसानी से दिख पाता है, इसलिए खतरे का सिग्नल क्या होता है, लाल कलर का रखा जाता है, संकेत लाल कलर का रखा जाता है, जो कि जिसका प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है, जो कि अधिक झुकता नहीं है। प्रिज्म में आपने प्रैक्टिकल किया होगा, उसमें सबसे ऊपर में क्या होता है, सबसे कम झुकने वाला जो रंग होता है लाल कलर का होता है, जो कि प्रकीर्णन के कारण होता है। इसी कारण से खतरे का सिग्नल क्या होता है, लाल कलर का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक लिखिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर छठवां, थ्योरिकल क्वेश्चन आ जाएंगे इसमें। थ्योरिकल में आपको लिखना था, यदि इसमें से ये वाले क्वेश्चन नए डल चुके हैं, छठवां नंबर का अथवा का भी और मेन वाला भी क्वेश्चन क्या था, नया बेटा है, अभी तक ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे गए थे, ये नए पैटर्न में क्वेश्चन डले हैं। तो पहला है सिलेबस का है, लेकिन नए बना के दिए हैं, विकृत एल्कोहल किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें लिखना था आपको, विकृत एल्कोहल वह है जिसमें मेथेनॉल, पिरीडिन अथवा कॉपर सल्फेट मिला रहता है, यह पीने के लिए अयोग्य हो जाएगा या हो जाए, उसे ही कहते हैं विकृत एल्कोहल कहते हैं, जो कि हानिकारक होता है। इसी का जस्ट अथवा वाला क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें ईंधन के रूप में एल्कोहल का उपयोग कैसे किया जाता है, लिखिए। तो इसमें ईंधन के रूप में एल्कोहल का उपयोग किया जाता है, इसके बारे में लिखना था। इसका आंसर लिखना था आपको, जैव ईंधन को बनाने के लिए एथेनॉल को अक्सर गैसोलीन के साथ मिलाया जाता है और फ्लेक्स फ्यूल तकनीक से लेस कुछ वाहनों में इस्तेमाल किया जाता है या किया जा सकता है। इस तरीके से इसका आंसर होता। अगले वाले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर सातवां में। सातवां क्वेश्चन बहुत आसान था, इसमें आपको परिभाषा लिखना था, इसमें जैव प्रक्रम की परिभाषा लिखना था। यहाँ पे सातवां नंबर का मेन क्वेश्चन दिया, जैव प्रक्रम को परिभाषित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाता है, वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। इस तरीके से इसका आंसर हो जाता। इसी का जस्ट अथवा वाला क्वेश्चन दिया है, प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। ओनली रासायनिक अभिक्रिया लिखना। तब कई बार आपने रिवाइज किया होगा क्वेश्चन में, अपने स्कूल में कहीं पे भी सेल्फ स्टडी किए होंगे, तो प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया बहुत आसानी है। यहाँ पे किस किस की जरूरत रहती है, रासायनिक प्रकाश स्वयं भोजन बनाते हैं पेड़ पौधे, जो कि कच्चे पदार्थ सामग्री की आवश्यकता होती है। इसके चार आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश और जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ये सभी कहाँ से प्राप्त करते हैं, वातावरण से। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करता है, पेड़ पौधे वातावरण से। और जल को कहाँ से प्राप्त करता है, मृदा से। क्लोरोफिल वगैरह पत्तियों में पाई जाती है, सूर्य का प्रकाश सूर्य से प्राप्त करते हैं। इस तरीके से रिएक्शन करके आपको बताना था। यहाँ पे किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का, और यहाँ पे ऑक्सीजन का, साथ में किसका निर्माण होता है, जल का। इस तरीके से आपको रासायनिक समीकरण लिखकर आना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आठवां। क्वेश्चन नंबर आठवां में दिया है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आठवां, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है, कारण लिखिए। कारण लिखना था कि कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है। पहले के टाइम पे पूछा जाता, पहले वाले पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते थे कायिक प्रवर्धन क्या है समझाइए, लेकिन इस बार बदल के दे दिए, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है, कारण लिखना था इसमें। तो यहाँ पे कारण लिखना था, मैंने शॉर्ट में लिखा हूँ। यहाँ पे मनुष्य कृत्रिम रूप से पौधों के विभिन्न भागों से नवीन पौधे पैदा करने के लिए क्या करते हैं, कायिक प्रवर्धन का उपयोग करते हैं। इस तरीके से आपको लंबे चौड़े भाषा में लिखना था, और भी ज़्यादा इसमें लिखा था, और यदि अच्छे से लिख पाते तो इस तरीके से आपको मेन पॉइंट लिखना था। अगला क्वेश्चन इसी में दिया है, ये भी नया क्वेश्चन है, यहाँ पे 9th क्लास का है, ऊतक वाले चैप्टर से दे दिया यहाँ पे, जो कि यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं आना था, लेकिन ये बायोलॉजी का है तो हो सकता है यहाँ पे दे दिया है। लेकिन ये वाले चैप्टर का कौन सा चैप्टर का, 9th क्लास का चैप्टर है, जो ऊतक वाला चैप्टर है। तो यहाँ पे ऊतक संवर्धन तकनीक की परिभाषा लिखने के लिए बोला था। एकदम नया क्वेश्चन था, और कुछ लोगों ने नहीं किया, काफ़ी लोगों ने छोड़ के आए होंगे ये वाला क्वेश्चन, काफ़ी लोगों से नहीं बनाऊंगा, जो कि चैप्टर में नहीं है, ये 9th क्लास का है। तो इसका आंसर होता है, वह क्रिया है जिससे विविध शारीरिक ऊतक अथवा कोशिकाएं किसी बाह्य माध्यम से उपयुक्त परिस्थितियों के विद्यमान रहने पर पोषित की जा सकती है। क्या कहलाते हैं, ऊतक संवर्धन तकनीक कहलाता है या कहलाती है। इस तरीके से इसका आंसर होता। इसका अथवा वाला था, 8वां क्वेश्चन का अथवा वाला था। इसी का अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9वां बहुत आसान क्वेश्चन था, अथवा का भी और मेन वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान था, ये पढ़ चुके होंगे यहाँ पे, आपको परीक्षा दिन में भी दिया है, बुक का क्वेश्चन है। माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है, लिखिए। आपको पता होना चाहिए कि माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। तो इसमें आपको आंसर लिखना था, इसमें माँ के रुधिर से प्राप्त होता है। इसके लिए विशेष संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं, और यह माँ से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों की आपूर्ति माँ के रक्त से प्राप्त करता है। इस तरीके से आपको
यहाँ पे आंसर लिख के आना था, आपने लिखा होगा। और इसी का जस्ट ये वाला ऊपर वाला यदि नहीं करते तो ये नीचे वाला क्वेश्चन कर लेते। ऋतुस्राव क्या है एवं इसकी अवधि लगभग कितने दिनों की होती है, लिखिए। तो इसका भी बहुत आसान आंसर था इसमें। मादा के शरीर में अंड के निषेचन न होने की अवस्था में गर्भाशय की दीवारों पर जमी मसाल परत धीरे धीरे टूट कर योनि मार्ग से रुधिर निष्कासित होती है, और यह अवधि कितने दिन की होती है, 2 से 8 दिन की होती है। और ये कहाँ पे होती है, किसके शरीर में होती है, मादा के शरीर में, जो कि महिलाओं के शरीर में होता है। कभी कभी ऐसा कुछ लोग ऐसा क्वेश्चन लिख के आ जाते हैं यहाँ पे कि किसमें होते हैं, पुरुषों में, जो कि पुरुषों में नहीं होती, कहाँ पे होती है, महिलाओं के शरीर में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन में बहुत है, इसमें डायग्राम बनाना था इसमें। 10वां क्वेश्चन में बहुत आसान क्वेश्चन था, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, केवल रेखाचित्र बनाना है। इसमें आपको अच्छे समझना है यहाँ पे क्या बनाने के लिए बोला, ओनली रेखाचित्र बनाना है, जो कि मैंने यहाँ पे एक रफ कार्य करके बताया किस तरीके से आपको बनाना था। बहुत अच्छी तरीके से बनाना था, यहाँ पे पूरा पूरा नहीं बनाया था, यहाँ पे आधा अधूरा बनाया, आपको अच्छे से बना के आना था, इस तरीके से बनाना था। इसी का जस्ट अथवा वाला क्वेश्चन में दिया था, वंशागति के प्रथम संतति पीढ़ी F1 का रेखाचित्र बनाइए। तो इसमें भी इसी तरीके से बनता है, यहाँ पे लंबा पौधा और यहाँ पे बोना पौधा लेना था, यहाँ पे टीटी लेना था, कैपिटल टीटी, और यहाँ पे बोना पौधा में लेना था स्मॉल टीटी। इस तरीके से इसी तरीके से क्रॉस करवाना था, और यहाँ पे एक लंबा पौधे का निर्माण होता है, एक बोना पौधे का निर्माण होता है। इस तरीके से आपको अच्छे से बना के, यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए यहाँ पे नहीं बनाया, आप देख लेना अच्छे से करके आए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11वां, जो कि बहुत ही आसान थे। यहाँ पे दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत आसान थे, यहाँ पे आपने पढ़े होंगे। पहला क्वेश्चन दिया यहाँ पे, मेन वाला क्वेश्चन दिया 11वां का, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। तो यहाँ पे पहला नियम होता है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और दूसरा नियम लिखना था, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे दर्पण से क्या परावर्तित होती है कोई प्रकाश किरण, और परावर्तन आपतित होती है तथा परावर्तित होती है, और यहाँ पे आपतन बिंदु पर क्या होता है, अभिलंब, क्या होता है, अभिलंब। और यहाँ पे दोनों के जिस एंगल के साथ आपतित होती है उस एंगल के साथ क्या होती है, परावर्तित होती है। और ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पे स्थित होते हैं। इस तरीके से दोनों नियम लिखना था, और शायद तो यहाँ पे डायग्राम बना के भी आ जाते तो तब भी सही होता। अगला क्वेश्चन इसी का जस्ट अथवा वाला देखते हैं, निम्न को परिभाषित कीजिए, जो कि इसी वाले चैप्टर का प्रकाश परावर्तन तथा परावर्तन में वक्रता केंद्र की पहले परिभाषा लिखना था, उसके बाद दूसरे नंबर पर दिया था फोकस दूरी, जो कि 1-1 नंबर की है ये परिभाषा। यहाँ पे पहला परिभाषा लिखना था, वक्रता केंद्र की गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का क्या होता है, भाग। इस तरीके से क्या होता है, गोले का भाग। यहाँ पे क्या होता है, वक्रता केंद्र, और इस तरह से पॉलिश किया रहता है, इसको क्या बोलते हैं, सेट से परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, उसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। और जो बाहर की ओर जो वक्रित होता है, ये वाला वक्रित भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे लिखना था, गोली दर्पण परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है, इस गोले का केंद्र गोली दर्पण का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। इस तरीके से आपको आंसर लिख के आना था। और अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर का, फोकस दूरी। फोकस दूरी किससे कहते हैं, तो गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। आपने यहाँ पे इस तरीके से दर्पण बनाते होंगे, आपने प्रैक्टिस किया, इस तरीके से क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। इस तरीके से यहाँ पे क्या रहेगा, ध्रुव रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, फोकस, और यहाँ पे क्या रहेगा, वक्रता केंद्र। इस तरीके से गोले का क्या होता है, भाग होता है। तो यहाँ पे क्या, गोली दर्पण के ध्रुव तथा, यहाँ पे क्या होगा, ध्रुव होगा, और ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, जिसे क्या किससे दर्शाते हैं, स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख के आना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12वां में क्वेश्चन बहुत आसान था, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है, लिखिए। तो इसमें बहुत आसान शब्दों में लिखना था, यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में लिखा हूँ। निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर से क्या होता है, 2.42 गुणित 2.42 गुणित हीरे में प्रकाश की चाल के बराबर होता है। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना था, और 2-3 लाइन पे और आपको इसकी परिभाषा दूसरी भाषा में भी लिख के आ जाता, तब भी सही है। इसका जस्ट अथवा वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हमेशा पढ़ के जाते हैं आप लोग, किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाता है, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसे क्या कहते हैं, उस लेंस की एक डायोप्टर क्षमता कहते हैं। इस तरीके से इसकी परिभाषा लिख के आना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13वां में दिया है, बहुत आसान क्वेश्चन दिया है इसमें भी। 13वां क्वेश्चन में दिया है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ये है, बुक का क्वेश्चन है, जैसे का वैसे छाप दिया, यहाँ पे अभ्यास वाले क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता है। यही कारण है कि आकाश अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला की अपेक्षा काला प्रतीत होता है। अगला इसी का जस्ट अथवा वाला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, एक तो ये वाला करते हैं, नहीं तो उसी का यदि 2 में से एक करना होता है, एक तो मेन वाला करते तो इसको छोड़ना होता है, और ये वाला करते तो इसको छोड़ना होता है। तो 2 में से एक को करना, दोनों को दोनों नहीं करना था। अगला क्वेश्चन इसी का जस्ट अथवा वाला दिया है, बहुत आसान दिया है। इसमें ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, कारण लिखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाते हैं यहाँ पे, तारों की अपेक्षा पृथ्वी के काफी नजदीक होते हैं। हमारे आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान क्या होता है, 0 होगा, जिस कारण से ग्रह क्या होते हैं, टिमटिमाते नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपन, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, कारण लिखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तारों की अपेक्षा
अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, कारण लिखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाता है, तारों की अपेक्षा पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक होते हैं। हमारे आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य होगा, जिस कारण ग्रह क्या हो जाते हैं, टिमटिमाते नहीं है। इसका राइट आंसर इस तरीके से आपको लिख के आना था, अपनी भाषा में भी लिख के आ जाते तब भी नंबर मिलते पूरे में से पूरे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 14 वाला देखते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन था, यहाँ पे आपने प्रैक्टिस किए होंगे, आपके बुक के सिंबल आए यहाँ पे 2 नंबर में। विद्युत परिपथ में उपयोग आने वाले निम्न अवयवों के प्रतीक चिन्ह बनाइए। आपको यहाँ पे आयता परोस के भी दिया है, विद्युत सेल का चिन्ह बनाना है, साथ में किसका बनाना है, धारा नियंत्रक का। विद्युत सेल का चिन्ह इस तरीके से बनाना था और धारा नियंत्रक का इस तरीके से, ठीक है ना, आपने बना पाए होंगे बहुत अच्छी तरीके से। इसी का जस्ट अथवा वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान था। इसमें अथवा वाला क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। ये वाला थोड़ा सा जिसको अच्छे से समझ में आया होगा वो अच्छे से कर पाए होंगे। इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन है मेन वाला, वो बहुत आसान था। यदि ये भी करते होंगे तो बहुत अच्छी तरीके से किए होंगे। यहाँ पे लिखना था पहले, प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, तो कोई 2 कारक लिखना था। मैंने 4 बताया यहाँ पे। चालक की लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, और यहाँ पे चालक की यदि लंबाई यदि ज़्यादा होती है तो उसका प्रतिरोध भी क्या होता है, ज़्यादा होगा। आर समानुपाती क्या होगा, आर समानुपाती एल, यानी कि लंबाई यदि बढ़ाते हो तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला वाला कारक लिखना था, चालक के क्षेत्रफल के ऊपर निर्भर करता है, तो आर समानुपाती यहाँ पे हो जाता है तुम्हारा एल बटे में क्या हो जाता है यहाँ पे ए। यहाँ पे एरिया यदि बढ़ाते उसका क्षेत्रफल यदि बढ़ाते तो यहाँ पे प्रतिरोध क्या हो जाता, कम हो जाता है। यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरीके से इसका क्षेत्रफल के ऊपर भी निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन इसी का आंसर था, तापमान पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन लिखना था, इसमें आंसर में लिखना था यहाँ पे पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। इस तरीके से इसका आंसर सही होता है। इसमें 2 ही कारक लिखना था, एक तो क्षेत्रफल लिख देना था, नहीं तो चालक की लंबाई। तो चारों को लिख दूँ तब भी सही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन भी बहुत ईजी था। 15वां क्वेश्चन में दिया है, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे, दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल होते हैं। ये पीतल एवं कॉपर से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, जो कि विष का कार्य करते हैं, जो कि जहर का रूप धारण कर लेते हैं। इस कारण से यहाँ पे पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। अगला वाला क्वेश्चन इसी के जस्ट अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं, अम्लीय वर्षा कब होती है, कारण एवं इसके प्रभाव लिखिए। तो अम्लीय वर्षा क्या होती है, वर्षा के जल का पीएच मान क्या हो जाता है, 5 से कम हो जाता है, तब क्या होता है, अम्लीय वर्षा होता है। और ये कब बरसता है, जब पहली बारिश होती है, तब क्या होता है, वातावरण के पूरे गैस आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और उसी के साथ क्या होती है, बरसात होती है, तो उसी के साथ घुल के क्या होती है, पृथ्वी पर गिरते हैं। तो इसका कारण क्या हो जाता है, कार्बन एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इसके जो प्रभाव होते हैं क्या होता है, कई प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं। ये कारण लिख के आना था आपको, पूरे में से 2 नंबर मिल जाते हैं आराम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, जो कि बहुत ही आसान था। इसमें आपके बुक का क्वेश्चन दिया है, इसमें आपका टेबल बना हुआ है, क्वेश्चन इसमें पूरा इनके अम्ल के नाम लिखा है, पूरे टेबल से आया है क्वेश्चन। इसमें निम्न प्राकृतिक स्रोतों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, निम्न प्राकृतिक स्रोत में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसमें पहला वाला क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल, जिसका राइट आंसर हो जाएगा सिट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर में दिया है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाता है मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। इस तरीके से आपके दोनों के दोनों आंसर सही हो जाते हैं इसमें, इस तरीके से आपने लिख के आए होंगे। तो इसी का जस्ट अथवा वाला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में दिया है, बेकिंग सोडा के कोई 2 उपयोग लिखिए। दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत आसान थे, आप अच्छे से कर पाए होंगे। यहाँ पे बेकिंग सोडा के 2 उपयोग लिखना था, बेकिंग पाउडर बनाने में, जो कि आप यहाँ पे देखे होंगे, जो कि बेकिंग जो उसको केक वेक बनाने में फुलाने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं, खाने के सोडे में। इस तरीके से दूसरा वाला ऑप्शन में दूसरा आंसर लिखना था, सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है, जो कि इसमें ऑब्जेक्ट भी आया है, एक वाक्य में सत्य और असत्य में आया है वाला। इस तरीके से आपको आंसर लिखना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखना है। यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, चौथे चैप्टर नंबर का है, कार्बन तथा उसके यौगिक वाले चैप्टर से। यहाँ पे एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो इसका आणविक सूत्र हो जाएगा C2H6, और इसका संरचना सूत्र हो जाएगा यहाँ पे C, और सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहेगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहेगा, और 6 हाइड्रोजन आपस में जुड़े रहेंगे। इस तरीके से इसका कार्बन की संयुक्ता पूर्ण हो जाएंगे 4। लास्ट वाले कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संयुक्ता कितनी होती है, कार्बन की 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो किससे लेगा, एक हाइड्रोजन से लेगा, और दूसरा वाला ये वाला हाइड्रोजन से लेगा, तीसरा ये हाइड्रोजन से लेगा, और एक इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, इसी आपस में कार्बन से ले लेगा। इस तरीके से संयुक्ता पूर्ण होती है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1, और वो भी किससे, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसको किससे लेगा, कार्बन से। इस तरीके से संयुक्ता पूर्ण कर लेते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना था, इस तरीके से बनाए होंगे तो 1 नंबर मिलेगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इस तरीके से बनाए होंगे तो 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। आणविक सूत्र भी लिखे नहीं लिखोगे तब भी इस तरीके से बनाएंगे तब भी 2 नंबर मिलेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन में पूछा है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। इसमें आणविक सूत्र भी लिखे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी लिखे होंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सही बना के आना था। इसी का जस्ट अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन अथवा में दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। इसमें मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो मेथेन, एथिन और एथाइन, ये दोनों अलग अलग होता है। मेथेन एन यानी कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा, मेथिन में क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा, और एथाइन या मेथाइन, तो मेथाइन में क्या रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। इस तरीके से आपको नामों के बारे में पता होना चाहिए, तब जाकर आप इसमें अच्छे से कर पाए होंगे। यहाँ पे मेथेन यानी कि सिंगल कार्बन के लिए होते हैं मेथ, और मेथेन यानी कि यहाँ पे क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड। इस तरीके से संरचना बनाना था, आपने किए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें एक नंबर के क्वेश्चन दिए थे अलग अलग, यदि एक वालों का आंसर दिया होंगे तो 1 नंबर पूरा मिल जाएगा। ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो, यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, यहाँ पे
पहला नंबर, दूसरा नंबर में अलग अलग तत्वों के नाम पूछा है। इसमें कमरे के ताप पर द्रव होती है, तो कमरे के ताप पे क्या होती है? द्रव पारा, जिसका सिंबल होता है Hg। अगला क्वेश्चन दिया है, चाकू से आसानी से काटी जा सकती है, तो किसको काटी जा सकती है आसानी से? सोडियम को, Na। इसका सिंबल हो जाएगा, प्रतीक हो जाएगा Na। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है चांदी। इसका सिंबल हो जाएगा Ag। इस तरीके से आपने अच्छे से कर पाएंगे। ओनली सिंगल वाक्य में उत्तर लिखना था इसके, एक एक नंबर का क्वेश्चन है इसमें, दोनों तीनों के तीनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का जस्ट अथवा वाला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन था। इसमें आपको परिभाषा लिखना था, परिभाषा से अच्छा था कि वो मेन वाला क्वेश्चन बहुत ईजी था, उसमें एक एक वाक्य में उत्तर लिखना था। ये वाले इसकी परिभाषा यदि चूक भी जाएगा तो कहीं गलत भी हो सकता था, लेकिन उसके एकदम एक्यूरेट आंसर लिख पाते। चलो कोशिश करते हैं कि इसके भी आंसर आपने बहुत अच्छे से किए होंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, खनिज। खनिज की परिभाषा लिखना था, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। इसकी परिभाषा होती है, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। इसी का जस्ट अथवा वाला, इसी में दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं, अयस्क, एक दूसरे से कनेक्टेड है ये। वे खनिज, यहाँ पे खनिज की परिभाषा लिख दी आपने, अयस्क की परिभाषा लिखना है, तो वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है उसे निकालना लाभकारी होता है, क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। इसी का तीसरा नंबर का देखते हैं, गेंग, पृथ्वी से खनित 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 आने के खोदना, जो खदानों से निकाला जाता है खनित अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसी कई अशुद्धियां पाई जाती है, जिन्हें गेंग कहते हैं। जो जिसमें आसानी से उसको एकदम बना बनाई नहीं मिलते, जो कि खनिज होते हैं, अयस्क होते हैं, वो बना बनाए, उसमें कुछ रेत वगैरह मिली रहती है, उसको क्या कहते हैं? गेंग कहते हैं। इस तरीके से आपको इसकी परिभाषा तीनों के लिखना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19वां बहुत आसान था। इसमें दोनों में, अथवा वाला क्वेश्चन में भी और मेन वाले क्वेश्चन में भी आपको क्या करना था? डायग्राम बनाना था, तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाना था, साथ में इसकी किसी कोशिका के दो कोशिकांगों के नाम लिखना था। तो इसमें एक डायग्राम बना के बताया, यहाँ पे नाम भी लिखा है, यहाँ पे केंद्रक होता है, ध्रुमिका होती है, सिनेप्स होती है, कोशिकाएं होता है, और तंत्रिका का अंतिम सिरा होता है। इस तरीके से इसके डायग्राम को बनाना था बहुत अच्छी तरीके से। इसी का जस्ट अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती चाप का चित्र बनाइए तथा कोई दो अंगों के नाम लिखिए। यहाँ पे एक हाथ का चित्र बनाना था, इस तरीके से आपको सिंबल बनाना था, और इसके नाम एक बर्तन में छूने से क्या होता है? ऑटोमेटिक अपने हाथ को दूर कर लेते। इस तरीके से इसका डायग्राम बनाना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20वां और इसी का जस्ट अथवा वाला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे आपके बुक का क्वेश्चन है ये, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम रेखाचित्र सहित लिखिए। इसका नाम भी, इसका डायग्राम भी बनाना था, रेखाचित्र भी बनाना था, और उसके बारे में लिखना भी था। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहिए, उसके बाद आंसर लिखना चाहिए। तो इसमें आपका इस तरीके से हाथ का चित्र बनाना था, और साथ में क्या करना था? उसके बारे में लिखना था। तो इस तरीके से क्या होगा? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, जो कि बाएं हाथ का नियम से नाम से जाना जाता है। इस तरीके से आपको यहाँ पे एक रॉड पकड़ना है, यहाँ पे अंगूठा किसको दर्शाता है? विद्युत धारा को, और जो अंगुलियां होती है वो किसको दर्शाता है? चुंबकीय क्षेत्र को। इसके बारे में अपनी भाषा में लिख के आना था। बहुत आसान था, 3 नंबर का क्वेश्चन था। इसी का जस्ट अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं, फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम रेखाचित्र सहित लिखिए। तो यहाँ पे रेखाचित्र इस तरीके से बनाना था आपको, और इसके बारे में लिखना था। यहाँ पे क्या होता है? ये वाला अंगूठा क्या होता है? तर्जनी, सॉरी, ये होता है मध्यमा होता है, जो कि किसको दर्शाता है? विद्युत धारा को दर्शाता है। और ये वाला क्या होता है? मध्यम तर्जनी होती है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, और ये अंगूठा किसको दर्शाता है? विद्युत बल को। इस तरीके से अपनी भाषा में लिख के आना था। यहाँ पे भी रेखा चित्र सहित लिखना था क्वेश्चन में, फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम। हो सके कि आपने दोनों के दोनों बन रहे होंगे, कोई एक को करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21वां में बहुत बुद्धू बना है। इसमें आप लोगों को वहीं के वहीं दोनों के दोनों के आंसर को सही सही करके आने के, उसके अथवा वाला क्वेश्चन भी वही था, और यहाँ पे आपको इसके समीकरण के नाम लिखना था कि कौन सा प्रकार है, अभिक्रिया के कौन से प्रकार है। आपने बहुत अच्छी तरीके से पहला चैप्टर का है रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण वाले चैप्टर से आया ये वाला क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन थे, अभी आपने समझा होगा क्लास में, सर ने समझाया होंगे तो बहुत अच्छे से कर पाए होंगे, और रिएक्शन यदि आपको पता होंगे कि किसमें क्या होता है तो आपने अच्छे से कर पाए होंगे। तो देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आयरन सल्फेट है, यहाँ पे क्या हो रहा है? एक यौगिक है यहाँ पे, और इसका क्या हो रहा है? विघटन हो रहा है, यानी कि अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग विस्थापित हो रहे हैं, यहाँ पे तत्व अलग अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? वियोजन अभिक्रिया। क्या होगा? वियोजन। किसी एक तत्व का दो टुकड़ों में बांटना क्या होगा? वियोजन अभिक्रिया होगा। ये कोई तत्व है, इसी में क्या होगा? बी और सी अलग अलग हो रहे हैं। इस तरीके से 3 अलग अलग तत्व अलग अलग हो रहे हैं, यौगिक अलग अलग हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी में दूसरा नंबर का, कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में जल को मिलाने पर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, साथ में क्या होता है? उष्मा निकलती है। आपने अपने घरों में देखा होगा, किसी बाल्टी में पुताई करते हो, पुताई के लिए क्या करते हो? चूने को किसमें डालते हो? पानी में डालते हो, तो उसमें उष्मा निकलती है, बुलबुली टाइप की निकलती है। क्या निकलती है? उष्मा। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? चूना होता है, उसको किस में मिलाते हैं? जल में, और जल में मिलाने से क्या किसका निर्माण होता है? इस तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, साथ में क्या निकलती है? उष्मा निकलती है। इस तरीके से कौन सा अभिक्रिया हो जाएंगे? यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पे दो यौगिक यहाँ पे वो आपस में मिलकर क्या निर्माण कर रहे हैं? किसी एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, और साथ में क्या हो रहा है? उष्मा उत्पन्न हो रहे हैं, तो उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, इस तरीके से लिखना था यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पे प्रकार लिखना था, उसके कौन सी अभिक्रिया, उसका प्रकार, तो संयोजन अभिक्रिया। तीसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं यहाँ पे। तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पे देखो यहाँ पे कॉपर सल्फेट दिया है, साथ में क्या दिया है? आयरन दिया है। तो आयरन क्या होता है? अधिक शक्तिशाली तत्व होता है, और कॉपर क्या होता है? कम शक्तिशाली तत्व होता है। तो ये कॉपर, आयरन क्या करेंगे? कॉपर को विस्थापित कर देगा, विस्थापित करके अपना स्थान ग्रहण कर लेगा सल्फेट के साथ। तो इस तरीके से फेरस सल्फेट का निर्माण होगा, साथ में कॉपर क्या हो जाएगा? अलग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आयरन को क्या कर रहा है? विस्थापित कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा अभिक्रिया प्रकार होगा? अभिक्रिया का विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा होगा? विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी में चौथा नंबर का, एक एक नंबर का इसके यदि अभिक्रिया को प्रकार लिख के आए होंगे ना, तो पूरे में से एक नंबर पूरे मिल जाएंगे, और चारों के चारों सही लिख के आए होंगे तो पूरे में से पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे, आसानी से मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी में इसी का चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसी में
चौथा में दिया है आयनों का आदान प्रदान वाला क्वेश्चन। इसमें समीकरण यहाँ पे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड आपस में क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बेरियम किसके साथ मिल रहा है, यहाँ पे सल्फेट के साथ। बेरियम का मुलाकात किस में हो रहा है, सल्फेट के साथ। और सोडियम का किसके साथ हो रहा है, कैल्शियम के साथ। इस तरीके से किसका निर्माण करते हैं, उत्पाद में बेरियम सल्फेट और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान किसके कारण होता है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। इसका प्रकार हो जाएगा द्वि विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे एक बेरियम सल्फेट का यौगिक निर्माण होता है जो कि जल के साथ अविलय होता है, जिसको क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है द्वि विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। इसी में जस्ट अथवा वाले क्वेश्चन जैसे किसी ने अच्छे से पढ़ के आए होंगे, जो गए होंगे क्वेश्चन पेपर हल करने के लिए, पेपर देने के लिए, तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। नीचे जस्ट अथवा वाले क्वेश्चन का ही आंसर आपको यहाँ पे दिया था। यहाँ पे पहले में दिया है, अथवा वाला क्वेश्चन में दिया है। बहुत आसान क्वेश्चन था, जैसे वैसे ऊपर वाले को समीकरण को उतारना था और उसके बारे में यदि समझा होगा तो आपने अच्छे से आंसर दे पाए होंगे। तो पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। यहाँ पे पहले वाले में सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है इसके बारे में लिखना था। इसकी समीकरण लिखिए, किस प्रकार की अभिक्रिया भी है और इसका क्या लिखना था, समीकरण। तो सोडियम सल्फेट जैसे कि वैसे यहाँ पे दिख रहा होगा सोडियम सल्फेट, और यहाँ पे क्या लिखा है, बेरियम क्लोराइड। तो यहाँ पे बेरियम क्लोराइड जैसे कि वैसे समीकरण मिल जाएगा, तो आपस में इसका रिएक्शन वाला समीकरण उठा के पटक देना था, यदि दिमाग लगाया होगा तो। यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया, यहाँ पे द्वि विस्थापन अभिक्रिया। इस समीकरण भी लिखना था, अभिक्रिया का प्रकार भी लिखना था, तो द्वि विस्थापन अभिक्रिया था। 2 नंबर फुकट के मिल जाते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन इसी में जस्ट दिया है दूसरा नंबर का दिया है कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ क्रिया करने पर कौन सा उत्पाद बनता है, इस अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इस समीकरण को आयता परोस के दिया था तुमको, दिमाग होगा तो थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल किया होगा। तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड का और साथ में किसका निर्माण बोला था उसने, जल के साथ अभिक्रिया करके। तो किसका निर्माण हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो रहा है, जिसका नाम क्या होता है, भुजा हुआ चूना। जैसा कि वैसा लिख देना था। इसमें किसका हो रहा है, यहाँ पे दो यौगिक आपस में मिलकर बना रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, संयोजन अभिक्रिया। अभिक्रिया का भी नाम लिख के आया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अदल बदल के दिया था, बस ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। जैसा कि वैसा यहाँ पे 4 नंबर मिल जाते हैं, कहीं भी बिल्कुल कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22वां। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22वां। क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पे खुले व बंद रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए, जो कि आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। इस तरीके से आपको डायग्राम बना के आना था। बहुत अच्छी तरीके से नामांकित चित्र बना आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस तरीके से आपको बना के आना था। पूरे में से पूरे मिलते हैं यहाँ पे नंबर। खुला वाला भी बनाते, एक ही बनाते तो उसमें 2 नंबर मिलते हैं, और दोनों बनाते तो क्या कितने नंबर मिलते हैं, 2-2 नंबर करके 4 नंबर पूरे में से पूरे मिलते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन में देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर इसी का जस्ट अथवा वाला क्वेश्चन है। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे इस तरीके से आपको डायग्राम बना के आना था। 2 में से कोई भी, खुले व बंद रंध्र वाला बहुत आसान था। इसमें आपको बस उसके पत्तियों के जो खुले बंद और उसका आकार का बनाना था। और ये मानव उत्सर्जन तंत्र का भी बहुत आसान था, इसमें भी नामांकित चित्र बना के आना था। इस तरीके से 2-2 नंबर इससे नामांकित के बनते हैं और इसमें 4 नंबर मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23वां, जो कि बहुत कठिन तो नहीं बोल सकते थे, लेकिन तुम्हारे सिलेबस का बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें उदाहरण दिया है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वाला इसका मैंने 23वां मेन क्वेश्चन को हल करके बताया हूँ, और इसका अथवा वाला स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस तरीके से आपको हल करके आना था, जो कि दोनों के दोनों न्यूमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चन थे, जिसके यहाँ पे दर्पण सूत्र का उपयोग करना था। पहले वाले इसमें मेन वाले क्वेश्चन में किसका उपयोग करना था, उत्तल दर्पण के लिए, जो कि वक्रता त्रिज्या दी थी यहाँ पे 3.00 मीटर। यदि एक बस इस दर्पण से 5.00 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार याद कीजिए। जैसा का वैसा बुक वाला क्वेश्चन छापा है उदाहरण के, जो कि प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का चैप्टर में है। दोनों के दोनों आगे पीछे क्वेश्चन है, दोनों के दोनों अथवा में और मेन वाले क्वेश्चन में दे दिए। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ये मान दी है, इनका उपयोग करना था। और इसके प्रतिबिंब की स्थिति याद करना था। यहाँ पे 1/v वाला सूत्र का उपयोग करना था। 1/f बराबर से 1/v और प्लस का 1/u, इस वाले तरीके से करना था। इसका पक्षांतर इधर में कर देते और 1/v वाला इस तरीके से v का मान निकल के आ जाता है। v की दूरी क्या होती है, इसमें v का मान यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या होता है, बीम की दूरी। इस तरीके से आपको इनके मान निकाल के आपको अच्छे से करके आना था। यदि किसी को अच्छे से करके आए होंगे तो इस तरीके से आपने तैयार किए होंगे तो आप आसानी से कर पाए होंगे, नहीं तो दोनों के दोनों छोड़ के आगे होंगे। इसका वाला हल दिया हूँ मैंने यहाँ पे नीचे में, जस्ट पेज के जस्ट नीचे में। इस तरीके से हल करना था आपको। यहाँ पे दिया है हल में वक्रता त्रिज्या, आपको क्वेश्चन में दिया है r, वक्रता त्रिज्या कितनी होती है r, यहाँ पे मान दिया है 3.00 मीटर। बीम की दूरी यानी कि वस्तु की दूरी u कितना दिया, वस्तु की दूरी किस में होती है, उत्तल दर्पण बोला। तो उत्तल दर्पण किस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनता है। तो इसकी फोकस दूरी किधर की ओर होती है, वस्तु किधर की ओर होंगे, हमेशा इधर की होती है। इधर की दूरी किस में लेते हैं अपन, माइनस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 5.00 मीटर। और यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी अपन को क्या करना है, याद करना है, उसकी स्थिति को याद करना था। प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि यहाँ पे आवर्धन वाले सूत्र में आपको रखना है यहाँ पे, तो आवर्धन के माध्यम से अपन को यहाँ पे याद हो जाएंगे h डैश। प्रतिबिंब की ऊंचाई को किससे लेते हैं अपन, h डैश, जो कि अपन को याद करना है। यहाँ पे फोकस दूरी के माध्यम से आपको यहाँ पे फोकस दूरी निकाल लेना है। यहाँ पे फोकस दूरी बराबर से होता है f बराबर से r/2। यहाँ पे r त्रिज्या दी आपको 3.00 और बटे में क्या लेना है 2। जैसा कि वैसे यहाँ पे सूत्र में रखना, काटा पेटी करके यहाँ पे क्या आता है, प्लस का 1.50 मीटर। इस तरीके से इसका मान निकाल लेते हैं फोकस दूरी। उसके बाद सूत्र के माध्यम से तुम लोग मान रख के इस तरीके से हल करके इसका आंसर लाते हैं। और उसके बाद आवर्धन का सूत्र लगाते हैं। आवर्धन का सूत्र में क्या होता है, इसमें आवर्धन के सूत्र में होता है, यहाँ पे आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर से h डैश बटे में, h बराबर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे h डैश क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, बटे में क्या होता है यहाँ पे बीम की ऊंचाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का
माइनस का क्या हो जाएगा v बटे में u, और यहाँ पे माइनस का 1.15 मीटर बटे में क्या हो जाएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पे आपने माइनस का लिया। यहाँ पे यहाँ बीम की दूरी क्या होती है, बीम क्या कि वस्तु की दूरी किधर की ओर रहेंगे, इस साइड में, लेफ्ट साइड में रहेगा। इस तरीके से दर्पण यहाँ पे उत्तल दर्पण बनेगा। इस तरीके में हमेशा वस्तु किधर रखी जाती है, बाई तरफ। दाई तरफ क्या होगा इसका फोकस दूरी, और यहाँ पे वक्रता केंद्र, क्योंकि गोले का क्या होता है भाग होता है। इस कारण से क्या होता है हमेशा किधर को होती है दूरी, किधर को वस्तु किधर को होगी लेफ्ट साइड में, जो कि माइनस के साथ आएंगे, इसलिए यहाँ पे क्या लिया है माइनस का लिया है। इस तरीके से इसका आंसर निकल जाता है 0.23। और यहाँ पे आपको लिखना होता है यहाँ पे अतः अतः प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा साइज में बीम से छोटा और 0.23 गुना क्या होता है 23 गुना होता है। इस तरीके से आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाते हैं आसानी से। बहुत कम लोगों ने किए होंगे, बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ पढ़ के गए थे होंगे, जब जाके पूरे में से पूरे करके आए होंगे, नहीं तो ये दोनों के दोनों न्यूमेरिकल छोड़ के आगे होंगे। ऐसे वाले क्वेश्चन शायद स्कूल में भी नहीं पढ़े होंगे, अभी तक ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, लेकिन बुक में छपे हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर आपको दिख रहा होगा। इस तरीके से आपको हल करना था। बहुत आसान था क्वेश्चन, दोनों के दोनों। इसमें क्या दिया था अवतल दर्पण दिया था, उसमें मेन वाले क्वेश्चन में दिया था उत्तल दर्पण। यहाँ पर अवतल दर्पण, इस तरीके से अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है माइनस होती है, वस्तु की दूरी भी क्या होती है माइनस होती है, वक्रता केंद्र की दूरी वाले के आपस में क्या होती है माइनस होती है। इस तरीके से आपको हल करना था। दोनों बहुत आसान थे, दोनों एक ही विधि से हल करने थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।